अच्छा, जब हम बैंक डकैती के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? वही पुरानी फिल्मों वाले सीन है ना? लेकिन आज की सच्चाई बिल्कुल अलग है। अब सबसे बड़ी चोरियां बंदूक से नहीं, बल्कि कीबोर्ड से हो रही हैं। देखिए, मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट्स जैसी टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं। पर इसी आसानी ने अपराधियों के लिए भी नए दरवाजे खोल दिए हैं। तो चलिए, आज इसी पर बात करते हैं कि ये नए डिजिटल खतरे असल में हैं क्या और इनसे बचने का तरीका क्या है। $12.5 अरब। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। एफटीसी के मुताबिक सिर्फ 2024 में ही धोखाधड़ी की वजह से इतने पैसों का नुकसान हुआ है। और ये सिर्फ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी आपकी मेहनत की कमाई है जो एक पल में, पलक झपकते ही गलत हाथों में जा सकती है। ये दिखाता है कि ये मामला कितना गंभीर है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे इस नई डिजिटल बैंक डकैती की। फिर हम देखेंगे कि खतरे सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि बैंक के अंदर से भी हो सकते हैं। उसके बाद हम स्कैमर्स के नए-नए तरीकों को समझेंगे। फिर ये जानेंगे कि हमारे पुराने सुरक्षा के तरीके अब काम क्यों नहीं कर रहे हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, हम खुद को और अपने पैसों को बचाने के लिए एक मजबूत किला कैसे बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज मॉडर्न बैंकिंग का मतलब क्या है? बस एक क्लिक पर सब कुछ। मोबाइल ऐप्स, डिजिटल वॉलेट्स, चुटकियों में पेमेंट, सब कुछ कितना आसान हो गया है ना? लेकिन यही आसानी, यही सुविधा एक दो-धारी तलवार है। साइबर अपराधियों के लिए बैंक एक बहुत बड़ा टारगेट बन गए हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि सारा पैसा और सारा कीमती डेटा अब यहीं पर है। और ये देखें कि खतरे बदले कैसे हैं। ज़माना ही बदल गया है। पहले बैंकों को किस बात की चिंता होती थी? तिजोरी टूटने की, जाली चेक की या सीधे-सीधे बैंक लूट जाने की। लेकिन आज की लड़ाई बिल्कुल अलग है। आज उन्हें निपटना पड़ता है फिशिंग से, मैलवेयर से और तो और एआई से होने वाले हमलों से। ये बहुत ज़्यादा जटिल और कई परतों वाले खतरे हैं। मतलब लड़ाई का मैदान ही पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। अच्छा, हम हमेशा बाहरी हैकर्स के बारे में ही सोचते हैं ना, कि कोई बाहर से सिस्टम में घुस जाएगा। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा खतरा घर के अंदर ही हो? जी हाँ, सबसे खतरनाक हमले अक्सर अंदर से ही होते हैं। इन्हें कहते हैं इनसाइडर थ्रेट्स। मतलब खतरा कंपनी के अपने ही कर्मचारियों से या उन लोगों से है जिनके पास सिस्टम का ऑफिशियल एक्सेस है। और यही बात इन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बना देती है। इसे समझने के लिए मेगन डॉगर्टी का केस देखते हैं। मेगन एक्सचेंज बैंक ऑफ मिसौरी में आईटी डिपार्टमेंट में काम करती थीं। यानी उनके पास सिस्टम का पूरा एक्सेस था। और इसी एक्सेस का फायदा उठाकर उन्होंने 1-2 साल नहीं, पूरे 15 साल तक धीरे-धीरे कस्टमर्स के अकाउंट से पैसे निकाले। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे भरोसे का गलत इस्तेमाल कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। अब सवाल उठता है कि कोई ऐसा करता ही क्यों है? क्रिमिनोलॉजिस्ट यानी अपराध शास्त्री इसे समझाने के लिए अक्सर फ्रॉड ट्रायंगल या धोखाधड़ी के त्रिकोण का इस्तेमाल करते हैं। ये थ्योरी कहती है कि कोई भी फ्रॉड तब होता है जब 3 चीजें एक साथ मौजूद हों। पहला है प्रेशर, यानी कोई मजबूरी या लालच। दूसरा है मौका, यानी ऐसा करने की सहूलियत। और तीसरा है रैशनलाइजेशन, यानी अपने गलत काम को सही ठहराने की कोई वजह। अब इसी फ्रॉड ट्रायंगल को मेगन डॉगर्टी के केस पर लागू करके देखते हैं। बिल्कुल फिट बैठता है। मौका कहां से मिला? उनकी आईटी की नौकरी से, जहां उन्हें सिस्टम का पूरा एक्सेस था। दबाव क्या था? शायद एक शानदार लाइफस्टाइल जीने का, जैसा कि उन्होंने जो इतनी सारी प्रॉपर्टीज खरीदी उससे पता चलता है। और रैशनलाइजेशन, उन्होंने शायद खुद को यह कहकर तसल्ली दी होगी कि अरे ये तो अमीर क्लाइंट्स हैं, इन्हें छोटी मोटी रकम गायब होने का पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, ये कोई इकलौता मामला नहीं है। वराइजन की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि 74% डेटा ब्रीच में कहीं ना कहीं कोई इंसानी हाथ होता है। ये जानबूझकर किया गया फ्रॉड भी हो सकता है या फिर अनजाने में हुई कोई गलती, जैसे किसी गलत लिंक पर क्लिक कर देना। तो सबक क्या है? सबक ये है कि अक्सर सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि हम इंसान ही होते हैं। तो ये तो हुई अंदर के खतरों की बात। अब जरा बाहर नजर डालते हैं। आज के स्कैमर्स कोई मामूली चोर नहीं है। वो साइकोलॉजिस्ट हैं, एक्टर हैं और टेक्नो एक्सपर्ट भी, सब कुछ एक साथ। वो बहुत सोची समझी विस्तृत योजनाएं बनाते हैं। और अगर हम डेटा देखें तो एक चीज साफ है, फिशिंग आज भी सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। जितने भी साइबर हमले रिपोर्ट होते हैं, उनमें से आधे 50% फिशिंग ही होते हैं।
ये तरीका भले ही पुराना हो, लेकिन ये आज भी इतना कारगर इसलिए है क्योंकि ये सीधा इंसान के भरोसे पर वार करता है। जैसे आपके पास एक मैसेज आता है जो देखने में बिल्कुल आपके बैंक का लगता है और उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है, बस हो गया काम। और कुछ घोटाले तो बहुत ही ज्यादा क्रूर होते हैं, जैसे कि पिग बुचरिंग स्कैम। इसका नाम ही इसकी कहानी बताता है। इसमें स्कैमर पहले महीनों तक अपने टारगेट के साथ एक ऑनलाइन रिश्ता बनाता है, उनका भरोसा जीतता है, और जब वो इंसान पूरी तरह उन पर यकीन करने लगता है तो उसे एक नकली इन्वेस्टमेंट स्कीम में अपना सब कुछ लगाने के लिए मना लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और ये सब कुछ एक तयशुदा प्लान के हिसाब से होता है। पहला स्टेप, भरोसा जीतना, जो अक्सर एक रोमांटिक रिश्ते की आड़ में किया जाता है। फिर धीरे धीरे एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट का मौका दिखाया जाता है। एक बार जब आप पैसा लगा देते हैं, शुरुआत में तो वो आपको छोटा मोटा प्रॉफिट दिखाकर पैसा वापस भी कर देते हैं। फिर वो और बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए दबाव डालते हैं और बस उसके बाद वो गायब। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि बैंक और उनकी सिक्योरिटी सिस्टम्स इन हमलों को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? आखिर कमी कहाँ है? जवाब उनकी स्ट्रैटेजी में ही छिपा है। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये बात प्रॉब्लम की जड़ तक जाती है। ज्यादातर सिक्योरिटी सिस्टम्स का फोकस होता है फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शन को पकड़ना, लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक ट्रांजैक्शन होता है तब तक तो धोखेबाज सिस्टम के अंदर घुस चुका होता है। असली फोकस पहचान पर होना चाहिए। मतलब जब कोई अकाउंट खोलने की कोशिश कर रहा है या लॉगिन कर रहा है, उसे तभी रोक दिया जाए, बाद में नहीं। और इस प्रॉब्लम को और भी बड़ा बना देती है एक और चीज, वो है हम ग्राहकों में जागरूकता की कमी। एक सर्वे में पता चला कि 65% बैंक कस्टमर्स को ऑनलाइन खतरों के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। सोचिए, 65%। अपनी जानकारी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि भरोसेमंद सोर्स से साइबर सिक्योरिटी के बारे में लगातार सीखते रहें। और हाँ, चलिए उन सिक्योरिटी क्वेश्चंस की बात करते हैं। बैंक अक्सर नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वही सवाल, जैसे आपकी माँ का पहला नाम क्या था या आपके पहले पालतू जानवर का नाम क्या था। मजे की बात यह है कि धोखेबाज इन सवालों के जवाब अक्सर हमसे ज्यादा आसानी से ऑनलाइन ढूंढ लेते हैं। इनसे कहीं ज्यादा सुरक्षित तरीके हैं, जैसे बायोमेट्रिक्स या मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ठीक है, हमने खतरों को समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की। हम एक ऐसा मॉडर्न किला कैसे तैयार कर सकते हैं जो इन नए जमाने के हमलावरों को रोक सके। बैंकों की बात करें तो उन्हें अपना फोकस ट्रांजैक्शन से हटाकर आइडेंटिटी यानी पहचान पर लाना होगा। जैसे आइडेंटिटी रिस्क सॉल्यूशंस ये चेक कर सकते हैं कि जिस डिवाइस या आईपी एड्रेस से नया अकाउंट खोला जा रहा है वो पहले किसी फ्रॉड में तो इस्तेमाल नहीं हुआ। एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके किसी भी अजीब या अटपटी एक्टिविटी को तुरंत पकड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि धोखेबाज को सिस्टम में घुसने से पहले ही रोका जा सके। और यकीन मानिए, ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। जरा इस डायग्राम को देखिए। ये दिखाता है कि एक मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम असल में कितना कॉम्प्लेक्स होता है। हर एक कनेक्शन, हर एक डेटा पॉइंट, वेबसाइट से लेकर कर्मचारी के एक्सेस तक, हर जगह एक संभावित खतरा है। इस पूरे जाल को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके लिए मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी की जरूरत होती है। खासकर बिजनेसेस के लिए कुछ आसान से नियम बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। कोई भी वायर ट्रांसफर करने से पहले रिक्वेस्ट को हमेशा फोन पर कंफर्म करें और नंबर वो इस्तेमाल करें जो आपके पास पहले से सेव है, न कि वो जो ईमेल में दिया गया है। और एक डुअल कंट्रोल सिस्टम लागू करें, यानी किसी भी बड़े पेमेंट के लिए कम से कम 2 लोगों की मंजूरी जरूरी हो। ये बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं व्यक्तिगत स्तर की। कुछ खतरे के संकेत हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई फोन करके कहे कि अपना पैसा किसी सुरक्षित अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, या कोई आपको कैश निकालकर किसी कुरियर को देने के लिए कहे, या फिर कोई आपको क्रिप्टो या सोना खरीदने के लिए दबाव डाले ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे, तो एक बात गांठ बांध लीजिए, ये एक स्कैम है। हमेशा, हर बार बिना सोचे समझे फोन काट दें। तो आखिर में बस एक सवाल। एक ऐसे दौर में जहां डीप फेक और एआई किसी की भी आवाज और चेहरा बना सकते हैं, जहां आपके भरोसे को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, उस दुनिया में ऑनलाइन किसी पर भरोसा करने का असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ती ही रहेगी।